तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत की नदियों के उद्गम और उसके महत्व को खेल खेल में सिखाने के लिए हमारे सर ने क्या क्या प्रयोग किया है। सर आप प्लीज़ बताएं। हाँ, ये जो पूरा नक्शा है ये बहुत मुश्किल से बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। इसके अंदर में जो अपने भारत के विभिन्न प्रदेश हैं वो समुद्र तल से कौन कितनी ऊंचाई पर है उसके अनुसार इसकी ऊंचाइयां बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, या मध्य प्रदेश कहाँ पर है, या अपने दक्षिण के हिस्से वो कहाँ पर हैं, और उसके बाहर जो है ये समुद्र है। और जब पानी बरसता है तो खुद ही समुद्र भर भी जाता है, और कहाँ कहाँ से नदियाँ निकलती हैं और कैसे कैसे चलती हैं वो सब यहाँ पर है। इसके अंदर आप कुछ पाइप देख रहे होंगे। तो जब हम एक किनारे से और पानी का प्रवाह करते हैं तो जैसे जैसे अपनी नदियाँ चलती हैं भारत में, उसी प्रकार से यहाँ भी पानी निकलता हुआ समुद्र के अंदर में जा कर के मिलता है। तो ये अपनी भारत की ज्योग्राफी बताने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। बहुत ही शानदार है। मतलब एक मॉडल के थ्रू आपके मेमोरी में किस तरीके से चीज़ों को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं, हर चीज़ यहाँ जीवंत करने की कोशिश की गई है। और ये अकेले सर नहीं कर सकते हैं। ये एक शिक्षा, एक एजुकेशन, एक ऐसी मिसाल है जिसको हर किसी को ओलंपिक की तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ तक ले जाना होगा। तो सर जो अपना प्रयोग कर रहे हैं, हमें हर किसी को इससे सीखने की ज़रूरत है कि हम इस तरीके से एजुकेशन को हर किसी के लिए आसान अपने अपने स्तर पर करें। शुक्रिया। ये आप देखते हैं यहाँ पर एक रस्सी बंधी है, एक पेड़ है यहाँ पर, उस पेड़ से रस्सी चली है और दूसरे पेड़ में बंधी हुई है। तो अपनी जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी अपने विज्ञान का ही हिस्सा हैं। और इसमें से फिर ये दो पेंडुलम बने हैं, एक यहाँ लटका हुआ है और एक यहाँ ये लटका हुआ है। दोनों एक से पेंडुलम हैं। और एक को अगर हम खींच करके छोड़ देते हैं, आप देखिए, अब दूसरे पर भी ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहा है। अरे वाह, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं क्या? और ये रुक गया, देखिए ये रुक गया और जी, वो चल पड़ा। और दूसरा चलता ही रहा जी। वो रुकेगा और ये चलेगा। अरे वाह, आप इसको प्लीज़ आप फोकस करें कि जब ये स्थिर हो रहा है तो वो चल रहा है, और जब ये स्थिर होने के मूड में है तो वो चलने लगा जी। ये देखिए, ये स्थिर हो रहा है जी, ये घटता जा रहा है, रुक रहा है, और वो तेज होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का आदान प्रदान इस रस्सी के माध्यम से एक का दूसरे में और दूसरे का पहले में कपल्ड पेंडुलम कहा जाता है। ओके। तो सर यहाँ पे कौन सी थियरी हमारे बच्चे इससे सीख सकते हैं? इसको कपल्ड पेंडुलम कहते हैं, और कई सारी चीज़ें इसमें हम लोग बताते हैं। अच्छा, आप दोनों को एक साथ खींच करके छोड़िए जी। एक साथ खींच करके आप एक ही साइड में ऐसा करके छोड़िए जी। तो देखिए कि किसी तरीके का कोई खास परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा जी। दोनों अपना साथ साथ चलते रहेंगे। इसी प्रकार से अगर इनको विपरीत दिशाओं में करके छोड़ें, एक को इधर लेके जाएं, एक को उधर लेके जाएं, ऐसा छोड़ें, तो भी आप देखेंगे कि वो कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। तो इनके ये नॉर्मल मोड्स कहे जाते हैं, इनके ये स्वाभाविक सिचुएशंस कहे जाते हैं। लेकिन जब एक को बंद करके और दूसरे को केवल चलाते हैं तो उन दोनों का एक सुपरपोजिशन है। और जब वैसा होता है तो फिर पहली नॉर्मल से दूसरी नॉर्मल, दूसरी नॉर्मल से पहली नॉर्मल में चीज़ें बदलने की कोशिश करती रहती हैं। तो एक अच्छी सी इसकी थियरी है जिसको इसके माध्यम से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। सोपान आश्रम में जो गौपालन का जो मैं तरीका देखता हूँ, इसमें कुछ खास चीज़ों को भी मैं देखता हूँ कि हमारे अपने इन हाउस ही उसके लिए चारे की व्यवस्था है, इन हाउस ही सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इनको क्या हम अलग तरीके से पालन पोषण में भी हम कुछ विशेष सावधानियां बरतते हैं? बस उतना ही है कि हम इनको बिल्कुल नेचुरल चीज़ें देते हैं। कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी किस्म की जो दवाएं वगैरह होती हैं दूध बढ़ाने के लिए, वो सब तो देने ही नहीं है।
हाँ, कभी कभी ये बीमार पड़ जाती हैं तो कुछ दवाएं ज़रूर देनी पड़ती हैं, इनको इंजेक्शन्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। अन्यथा ये भी एक प्राकृतिक वातावरण में ही खा पी करके, हमारा जो हरा चारा यहीं पर उगता है ज़्यादातर, उस पर हम निर्भर करते हैं, फिर तो ऐसा चलता है। और इनका जो मल मूत्र है वो हमारी पूरी खेती के अंदर में काम आता है, क्योंकि हमें बाहर से किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र या और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, मैं आपके वहाँ गोबर गैस प्लांट भी बच्चों को दिखाना चाह रहा था। तो सर का गोबर गैस प्लांट यहाँ पर है, जहाँ पर प्रकृति के साथ सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं हम उन्हीं को उसी के साथ रिटर्न भी करते रहते हैं। इसका ख़ास बात यह है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं, जिन लोगों को इसके मौके मिलते हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, उसका भी एक प्रेरणा यहाँ से मिलती है। सर हाँ, ये अपना गोबर गैस का प्लांट है, आजकल बहुत आसानी से ये बन जाता है। और हमने इसको 30,000 रुपये में केवल ख़रीदा था। और इसके अंदर में गोबर डाला जाता है और उससे जो गैस बनती है वो फिर किचन में जाती है हमारी इधर रास्ते से। और लगभग एक 2.5-3 घंटे रोज़ाना एक स्टोव इसमें से जल पाता है, तो उतना खाना हम गोबर से बना लेते हैं। अभी इसको सफाई के लिए निकाला हुआ है, इसलिए आप देख रहे हैं इसे टेढ़ा टेढ़ा पड़ा हुआ है। फिर इसमें नया गोबर भर करके फिर से अब हमें शुरू करना है। और यहाँ पर है तो आप ये बेर देख सकते हैं कि कितने सारे बेर लगे हुए पेड़ में। यानी इसको भी पोषण मिल रहा है, तभी तो इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। पत्तियों से ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बेर की संख्या। जी। हम लोग सर के जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है वहाँ पर हैं। सर, इसके बारे में अगर कुछ भी बता सके हमारे बच्चों को। जी। तो बस जीवन में तो सभी कुछ होता है ना, तो एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। जब बच्चों को पढ़ाई भी करनी चाहिए, बच्चों को खेती भी करनी चाहिए। एटलीस्ट जानना तो चाहिए कि खेती कैसी होती है और अच्छी खेती कैसे हो सकती है, जिसमें कि ज़मीन की जो अपनी उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहे और हमें भी मिलता रहे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास बहुत तरह के वो सब्जियाँ, फलों के पेड़ हैं। ये जिसको सहजन हम लोग कहते हैं, ड्रमस्टिक, उसके पेड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये मटर वगैरह लगी हुई हैं। आंवले का पेड़ आगे मिलेगा। नीम के बहुत सारे पेड़ आपको दिख सकते हैं। आपको बेल दिख रहे होंगे यहाँ पे। जी, ये बेल दिख रहे होंगे, मोटे मोटे बड़े बड़े, और छोटे भी बेल आपको दिखेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो। जी। अच्छा सर, ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्लांटेशन करते हैं, खेतों से जुड़े रहते हैं, वो लोग तनाव मुक्त रहते हैं, है ना। पेड़ कहीं ना कहीं एक जीवंतता का एक हमें कनेक्शन देता है कि किस तरीके से हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। हर दिन एक खूब देता है, फूल निकलता है ना सर। आप जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो इनका दूर का रिश्ता है प्रकृति का और डिप्रेशन का। और जितने आप कन्फाइंड रहेंगे सीमेंट की दीवारों के अंदर में केवल, तो उतना ही कठिनाइयाँ होंगी। आप इधर बेल देख सकते हैं, बहुत सारे इस पेड़ में भी बेल लग रखे हैं जी। और यहाँ पर सरसों भी मुझे लगता है जो ऑयल है वो भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ही के द्वारा ही तैयार करते हैं। तो बिल्कुल हमें तेल भी यहीं से निकलता है। ये आप सरसों की खेत देख सकते हैं और काफ़ी उन्नत किस्म की ये लग रही है बागवानी हमारी। अमरूद के पेड़ सामने है। आंवले की खेती भी है। ये देखो वो आंवले लगे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं काफी। जी जी, बहुत अच्छे हैं। तो रोजाना आप आंवले की चटनी खाइए, आंवले का रस पीजिए, आंवले का अचार डालिए। बिल्कुल। खासतौर पे वो बच्चे जो गांव में या सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं ना सर, उनको तो ये प्रकृति से मिला हुआ उपहार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के पेड़ आप देख रहे हैं, केले के भी पेड़ हैं, बहुत स्वादिष्ट छोटे छोटे केले होते हैं इसमें। अब हम लोग ज्ञानदायिनी लैब की ओर बढ़ रहे हैं। जो ज्ञानदायिनी ओपन एयर लैब है, हम उधर की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें और उग रही हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा जो गायों के लिए बरसीम चाहिए
उसकी खेती यहाँ पर होती है, बगल में सरसों की खेती है, उसके बगल में गन्ने की खेती है, और उसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पर ज्ञानदायिनी ओपन एयर लैब। सर, ये ओपन एयर लैब बनाने का हमारा विचार कैसे आया? जितना आप ओपन में रहेंगे उतना अच्छा है ना। तो हम लोग यहाँ पर इस जगह पर सर्दियों के समय में धूप में और गर्मियों के समय में शाम में यहाँ पर अपनी क्लासेस चलाते हैं। तो बगल में अगर चिड़ियाएँ चहचहाती रहें क्लास होते समय में जी, और पीछे में सरसों के फूल हों जी, तो उसका आउटपुट बहुत बढ़ जाता है जी। यहाँ पर हम लोग कई बार क्लास लेते हैं। ये आप बेंचेस देख रहे हैं, ये हमारी स्थिर टेबल्स, है विजय जी। हाँ ये हमारी टेबल्स हैं। और इसी हाथ के नहीं ले विजय जी। इसी के साथ में हम लोग स्टूल्स रख देते हैं यहाँ पर, और एक एक टेबल पर 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे बैठ जाते हैं अगर कोविड प्रोटोकॉल ना हो तो। जी। और सामने से फिर हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं और पढ़ाते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा लेते हैं। Unacademy. Let's crack it.